नमस्कार मित्रों। द स्वदेश में आपका स्वागत है। यहाँ करते हैं हम लोग देश में हो रही राजनीति पर चर्चा। बात करेंगे ईबीसी वोटों की। जी हाँ, बिहार की राजनीति में ईबीसी वोटर्स पर सभी पार्टियां अपनी निगाह लगाए हुई हैं। क्योंकि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य जिस तरीके से गिरा है, ऐसे में सभी पार्टियों को यह लग रहा है कि वह ईबीसी वोटर को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। चलिए करते हैं चर्चा इस विषय पर कि आखिरकार ईबीसी वोटर बिहार की राजनीति में इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, द स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। दोस्तों, जब से बिहार में जातिगत जनगणना की रिपोर्ट आई, उसके बाद सभी पार्टियों को यह पता लग चुका है कि राज्य में कितनी आबादी किस जाति की है। अगर हम वर्तमान समय में एक रूपरेखा जो निकली है उसको देखें तो हमें समझ में आता है कि लगभग 15% आबादी वहां पे सामान्य जातियों की है। उसके अलावा लगभग 14% आबादी वहां पर है यादव समाज की। और उसके अलावा जो ईबीसी समाज है उसकी आबादी लगभग 36% है। एससी आबादी लगभग 19% है। और वहां पर मुस्लिम आबादी लगभग 17% के आसपास है। मोटा मोटा यह हमारे पास डेटा यहां पर है। लेकिन आप देखेंगे तो इसमें से सभी पार्टियों के पास अपना अपना एक वोट बैंक है। अगर इस हम जातीय समीकरण को इस समय फिट करने का प्रयास करें तो लगभग मैक्सिमम सवर्ण समाज इस समय वोट दे रहा है भाजपा को। हम मुस्लिम और यादव समीकरण देखें तो यह लगभग 30% वोट है। यह एक मुश्त जाता है तेजस्वी यादव की आरजेडी के पास। वहीं पर पासवान समाज का वोट जाता है चिराग पासवान के पास। अगर उसमें से महादेव समाज देखें तो वह वोट एक तरीके से नीतीश जी और जीतनराम मांझी को वहां पर वोट दे दिखाई देता है। और अगर हम ईबीसी समाज को देखें तो वह मुख्य रूप से नीतीश कुमार को यहां पर अपना वोट देता है। वह उनको ही मानता है कि हमारा वोट इन्हीं के पास जाना चाहिए। क्योंकि बिहार की राजनीति में 2006 में नीतीश कुमार ने एक अलग सेगमेंट बनाया था बैकवर्ड क्लास में, उसको नाम दिया था एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास। और योजनाएं उनके लिए लाई गई, उनका उत्थान वहां पर किया गया। क्योंकि जिस समय बिहार में आरजेडी की सरकार या कहें लालू प्रसाद यादव की सरकार चल रही थी, उस दौर में ओबीसी समाज के अंदर भी कई ऐसे ग्रुप थे जिनको आरक्षण का वह फायदा नहीं मिला जो फायदा बाकी बैकवर्ड क्लासेस को वहां पर मिला था। ऐसे में बैकवर्ड क्लासेस की कई सारी जातियां सामाजिक आर्थिक रूप से आपको पीछे ही दिखाई देंगी। यहां तक कि शैक्षिक स्तर भी वहां पर बहुत अच्छा नहीं था। तो जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2006 में ईबीसी का एक सेगमेंट क्रिएट कर दिया। और यह ईबीसी का सेगमेंट नीतीश कुमार का ही यहां पर वेलविशर है, क्योंकि उनके वेलफेयर के लिए नीतीश कुमार ने बहुत सारा काम किया। चलिए शुरुआत करते हैं कांग्रेस से। क्योंकि एक दौर में बिहार में कांग्रेस की ये सत्ता हुआ करती थी और कांग्रेस का सभी तबकों में पैठ हुआ करता था उस दौर पे। लेकिन 1989 और 90 के दौर पे दो घटनाएं हुई जिन घटनाओं ने बिहार से कांग्रेस को समाप्त कर दिया। पहली घटना थी बिहार में हुआ भागलपुर दंगा। और दूसरी घटना थी जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई और वहां से बैकवर्ड क्लास को एक अलग ग्रुप मानकर उनको 27% का आरक्षण दिया गया। और मंडल कमीशन की इस राजनीति में कांग्रेस कहीं पीछे छूट गई और बिहार में लालू और नीतीश के दौर की शुरुआत हुई। धीमे धीमे करके कांग्रेस का पूरा वोट बैंक उनके हाथ से चला गया और वह अन्य पार्टियों के पास पहुंच गया। जैसे कि आप बैकवर्ड क्लास को देखेंगे तो वह वोट दो ग्रुप में बंटकर लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के पास चला गया था। इनका सवर्ण वोट जो है वो चला गया था भाजपा के पास। मुस्लिम वोट बैंक चला गया था आरजेडी के पास। और वहीं पर दलित वोट के लिए कई सारी पार्टियों ने यहां पर क्लेम किया, लेकिन उसमें एक ग्रुप बहुत स्ट्रांग था और वह थी पासवान कम्युनिटी, जो कि रामविलास पासवान को वहां पर अपना वोट दिया करती थी। अब इस तरीके से कांग्रेस लगातार वहां पर गायब होती रही। लेकिन 2015 में जब महागठबंधन का निर्माण हुआ और जो सामाजिक ताना बाना बुना गया, उसमें कांग्रेस को फायदा होता दिखाई दिया। 27 सीटों पर उनको वहां पर विजय प्राप्त हुई। ऐसे में 2025 में कांग्रेस फिर से यह प्रयास कर रही है कि वह यहां पर अपना वोट बैंक फिर से क्लेम कर सके। ऐसे में कन्हैया कुमार को आगे किया गया, जो कि एक सवर्ण नेता है, भूमिहार जाति से वह आते हैं। उनके सहारे सवर्ण वोट बैंक को आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है।
और अभी अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाकर वहां पर राजेश राम को बना दिया गया है बिहार का अध्यक्ष। और ऐसे में वह गैर पासवान जो समाज है उसके वोट को आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। चूंकि वह रविदास समाज से आते हैं, ऐसे में इनको लग रहा है कि जो गैर पासवान जातियां हैं बिहार की, वह कांग्रेस को यहां पर वोट करने वाली है। तो कांग्रेस का यह प्रयास है 2025 के विधानसभा चुनाव में कि कन्हैया कुमार और राजेश राम के बहाने वह इन वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित कर सके। अब आते हैं भाजपा पे। भाजपा नीतीश कुमार की सहयोगी रही है, लेकिन नीतीश के घटते स्वास्थ्य ने भाजपा को चिंतित कर दिया है कि ईबीसी वोट कहीं उनके हाथ से छिटक न जाए। वह लगातार प्रयास कर रहे हैं कि नीतीश को लेकर वह सम्मान की जो स्थिति है वह बनी रहे। भाजपा यह भी नहीं कह रही है कि नीतीश मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन भाजपा यह भी नहीं कह रहे हैं कि वो हमारे नेता नहीं है। तो भाजपा के लिए वर्तमान समय में स्थिति काफी खराब चल रही है, क्योंकि ईबीसी वोट में बिखराव का मतलब है भाजपा का सत्ता से दूर हो जाना। और नीतीश कुमार को लेकर अगर समाज में यह संदेश गया कि भाजपा गठबंधन में होने के बावजूद उनको वह सम्मान नहीं दे रही है, ऐसी स्थिति में ईबीसी वोट पक्का उनके हाथ से छिटक जाएगा। और बिहार में केवल सवर्ण समाज ही इस समय भाजपा को खुलकर वोट कर रहा है। ईबीसी समाज भाजपा को वोट करता है, लेकिन वह नीतीश कुमार के सहयोगी रहने पर ही करता है। तो भाजपा का यह प्रयास है कि नीतीश कुमार को ही चेहरा यहां पर रखते हुए ईबीसी समाज के वोट को अपनी तरफ आकर्षित किया जाए और 2025 के विधानसभा चुनाव में वह यहां पर पार्टिसिपेट करें। एक बार अगर नीतीश के साथ रहते भाजपा ने यहां पर अपनी सरकार 2025 में बना ली, फिर वह इस वोट बैंक पर काम करके उस वोट को अपने पास होल्ड रख सकते हैं। नीतीश की बात मैंने शुरुआत में की थी कि नीतीश कुमार के साथ 36% ईबीसी समाज का वोट रहता है, वह कभी उनका साथ छोड़कर नहीं जाता। ऊपर से बैकवर्ड समाज के दो और क्लास यहां पर कोयरी और कुर्मी अर्थात लवकुश समीकरण भी नीतीश कुमार के साथ ही यहां पर जाता है। और यह समाज खुलकर नीतीश कुमार के लिए वोट करता है, हमेशा उनका साथ देता है। शायद इसी वजह से 2005 से लेकर 2025 के बीच में नीतीश कुमार ही वहां पर सत्ता का केंद्र बने रहे हैं। मतलब अगर आप बिहार को देखेंगे तो वहां पर नीतीश कुमार ने गठबंधन को बदला है। वह एनडीए से महागठबंधन में आए, महागठबंधन से एनडीए में गए, एनडीए से महागठबंधन में आए, महागठबंधन से एनडीए में गए। मतलब 5 बार उन्होंने यहां पर गठबंधन को बदला है। लेकिन यह ईबीसी समाज नीतीश कुमार जिस गठबंधन के साथ रहते थे उनको वह वोट देता था। मतलब यह है कि अगर नीतीश के लिए यहां पर थोड़ा भी भाजपा ने ऐसा काम किया कि यह संदेश गया कि हम इनका सम्मान नहीं कर रहे हैं, ईबीसी वोट सीधे तौर पर भाजपा का साथ यहां पर नहीं देने वाला है। तो नीतीश वर्तमान समय में बिहार की राजनीति के लिए जरूरी हैं और भाजपा उनको साइडलाइन नहीं कर सकती। बिना उनके सहारे भाजपा सत्ता तक नहीं पहुंच सकती। अब बात कर लेते हैं यहां पर तेजस्वी यादव की, क्योंकि तेजस्वी की शुरुआत ही 30% से होती है, लेकिन वह खत्म भी 31% पे हो जाता है। कारण यह है मुस्लिम और यादव समाज तो खुलकर वोट करता है, लेकिन ईबीसी समाज उनको वोट नहीं करता। कारण यह है कि 1990 से 2005 के बीच में बैकवर्ड क्लास में लालू प्रसाद यादव ने केवल यादव समाज के लिए वहां पर काम किया था। इस वजह से ईबीसी समाज वहां पर साइडलाइन हो गया। को सत्ता का वह सहयोग नहीं मिला जिससे कि वह अपना सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर यहां पर ऊंचा उठा सके। और जब लालू जी की सरकार गई है बिहार से, उसके बाद नीतीश के आने के बाद ईबीसी समाज को वहां पर वह सम्मान मिलना शुरू हुआ था। तो सीधे तौर पर तेजस्वी यादव लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वह गैर पासवान समाज, ईबीसी समाज में से अभी उन्होंने 13 सम्मेलन आयोजित किया था, इन सब जगहों पर बहुत प्रयास कर रहे हैं तेजस्वी कि वह लालू जी के दौर को भूलकर हमको यहां पर वोट दें, क्योंकि उनकी शुरुआत 30 से है, खत्म 31 पे है। और जब तक 35, 36 पॉइंट वो उनके पास नहीं पहुंचेगा, वह बिहार की सत्ता पर स्थापित नहीं हो सकते हैं। इस वजह से उनको ईबीसी समाज को यहां पर एहसास करवाना पड़ेगा कि हम आपके लिए यहां पर काम करने को तैयार हैं। आप हमको एक बार वोट दीजिए, हमको यहां पर चुनकर लाइए, तो हम आपके लिए काम करेंगे और आपका उत्थान नीतीश कुमार से भी ज्यादा हम यहां पर करके दिखाएंगे। एक और पार्टी है नवोदित पार्टी, जिसको बने हुए 6-7 महीने हुए हैं, और वह पार्टी है प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी। इस जातीय समीकरण में वह पार्टी कहां फिट हो रही है, इसको आप नहीं समझा सकते। कारण यह है कि प्रशांत किशोर एक यात्रा, मतलब उनकी जो जन स्वराज यात्रा थी, उसके बाद वह गांव गांव घूमकर अपनी पार्टी को यहां पर बनाए हैं।
आप उनका सिंबलिज्म देखिए कि आप जब उनका झंडा देखेंगे तो वहां पर महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर की फोटो लगी हुई है और यहां तक कि उन्होंने अपना अध्यक्ष भी एक दलित समाज के व्यक्ति को ही चुना है। मनोज भारती को वहां पर अध्यक्ष बनाया गया है। तो बात स्पष्ट है कि जातीय राजनीति में प्रशांत किशोर कहीं फिट नहीं हो रहे। वह स्वयं अपर कास्ट से आते हैं, ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। ऐसे में अपर कास्ट वर्सेस बैकवर्ड क्लास यह बिहार में बहुत चलता है। और अगर वह मनोज भारती को यहां पर नहीं बनाए होते अध्यक्ष, शायद अपर कास्ट की वजह से उनकी यहां पर बात भी नहीं हो रही थी। अभी जो बात थोड़ी बहुत हो रही है वो शायद इस वजह से कि वह वैसा प्रयास कर रहे हैं कि यहां पर एक जातीय आधार जो कि हर पार्टी का बना हुआ है उसको ब्रेक करके इन सभी जातियों को अपनी ओर लाया जाए, उनको विकास के मुद्दे पर जोड़ने का प्रयास किया जाए। लेकिन वही बात है ना, जातीय समीकरण पे वह फिट होते हमको दिखाई दे नहीं रहे हैं। हाँ, वह गांव-गांव घूमे हैं, लोगों से मिले हैं, बात किए हैं, अपनी बातें रखी हैं कि हम इस तरीके से बिहार में काम करने वाले हैं, पर वह उतना सफल होगा कि नहीं, यह तो समय बताएगा। तो नीतीश कुमार के ईबीसी वोट के लिए जेडीयू चाह रही है उसको होल्ड करके रखे, आरजेडी चाह रही है कि काश मेरे पास आ जाए, बीजेपी का प्रयास है कि नीतीश तो हमारे हैं तो यह वोट बैंक भी हमारा है। इसी बीच में कांग्रेस की कवायद है 1990 से पहले के दौर को वापस लाने की और जनसुराज की कोशिश चल रही है कि बिहार में वह अपने आप को स्थापित करके यहाँ की राजनीति को बदल के दिखाए। तो दोस्तों, समय बताएगा कि बिहार की राजनीति में वहां की जनता किसको अपना आशीर्वाद देती है। हम तो वीडियो समाप्त करते हैं, चर्चा करते रहेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में, बात करेंगे किसी और राजनीतिक मुद्दे की। अपने दोस्त सुधांशु को दीजिए इजाजत। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।